हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे थे जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास के प्रमाण, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से एविडेंस होते हैं जो एवोल्यूशन को प्रमोट करते हैं, कि जिससे पता चलता है कि किस तरह के जीव आपके प्रिमिटिव एज में पाए जाते थे और उनका स्ट्रक्चर कैसा था, उनका मूवमेंट कैसा था, ठीक है। तो उसी सीरीज में एक और एविडेंस था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। पहले इस टर्म को समझ लेते हैं कि व्हाट इज पैलेंटोलॉजिकल। तो स्टडी ऑफ fossils, the science which deals with the study of fossils we called as paleontological science या पैलेंटोबायोलॉजी, ठीक है। तो इसमें हम इसको हिंदी में हम कहते हैं जीवाश्म। तो जो जैव विकास के प्रमाण थे उनमें इन जीवाश्मों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। जीवाश्म मतलब जीव प्लस अस्म, यानी जीव जो पत्थरों में बदल गए प्रिमिटिव टाइम में, और वही आज उनकी संरचना को ही देख के हम बता दे रहे हैं कि इस तरह के जीव प्रिमिटिव डेज में पाए जाते थे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फॉसिल इज अ पैलेंटोबायोलॉजी या पैलेंटोलॉजिकल साइंस, ठीक है। और ये जैव विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस हैं, ठीक है। फॉसिल्स जैसे हमने कहा जीव प्लस अश्म, या अश्म का होता है पत्थर, स्टोन। इसमें कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम देखा। इनका नाम था जॉर्ज क्यूवियर, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ पैलेंटोलॉजिकल साइंस भी कहा जाता है या फादर ऑफ फॉसिल्स भी कहा जाता है, ठीक है। जीवाश्म विज्ञान के पिता इसको कहा जाता है, कुवियर को कहा जाता है, ठीक है। जीवाश्मों का जिसमें अध्ययन करते हैं उसे हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। वही चीज जो अभी बताया गया है कि वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जीवाश्म होते क्या हैं। हम लोग जानते हैं कि पुराने समय में जो अवशेष थे, कुछ जीव थे, उनके जो अवशेष प्रिजर्व रह गए, परिरक्षित रह गए उस टाइम के, और उन परिरक्षित अवशेषों से आज के बारे में जानकारी मिलती है कि उस टाइम कैसे जीव होंगे, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो जो आपका जीवाश्म होता है ये परिरक्षित अवशेष हैं ऑफ प्रिमिटिव एनिमल, प्लांट एंड अदर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। परिरक्षित अवशेष जो चट्टानों में दबे थे, किसके, ये प्लांट्स के भी थे, एनिमल्स के भी थे, और उनके पार्ट्स के, पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उनकी एक्टिविटी के लिए भी था कि जो कैसे वो मूवमेंट होता था, वो भी एक तरह का फॉसिल बन जाता था, और वो भी बताता था कि किस तरह की उसमें मूवमेंट होती थी, वहाँ एक्टिविटी कैसे होती थी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो ये सब आपके जीवाश्म में आते हैं, मतलब रिमेन्स ऑफ प्लांट, एनिमल और पार्ट और ऑर्गेनिज्म which is found in earlier period.
वी कॉल्ड एज फॉसिल या जीवाश्म। ठीक है, इतना क्लियर हो। जीवाश्म क्या है? मान लीजिए एग्जाम में आता है व्हाट इज फॉसिल, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे जीव जो बहुत साल पहले, हजारों वर्ष पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे, जो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से चट्टानों में दब गए, और वे ही जीव क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं या फॉसिल्स कहलाते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो क्या हुआ, क्या है फॉसिल्स। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ फॉसिल्स, कितने तरह के जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म के प्रकार, टाइप ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स मतलब ये होता है टू डग आउट, मतलब उसको खोदी गई हुई वस्तु। खोदी गई वस्तु। ठीक है, तो ये हो गया आपके जीवाश्म के प्रकार में। हम देख लेते हैं, जनरली कई तरीके के आते हैं जीवाश्म, जो मेन है वो हम बता दे रहे हैं। पहला इसमें आता है पेट्रीफाइड फॉसिल्स। पेट्रीफाइड फॉसिल्स, ठीक है। दूसरा है आपका मोल्ड्स एंड कास्ट फॉसिल्स। फिर ट्रेसेस, किसके ट्रेसेस? या मार्क या चिन्ह। पहले समय में पाए जाने वाले एनिमल्स के, उनकी एक्टिविटी के जो चिन्ह होते थे, उनके पैर होते थे, कहीं पंख पाए जाते थे, कहीं उनके बड़े पंजों के निशान पाए जाते थे, तो वो ट्रेसेस का काम करते थे। फिर उसके बाद कार्बन फिल्म्स, ठीक, ये हो गया। तो जनरली इतने तरह के जीवाश्म पाए जा रहे हैं जो इवोल्यूशन को प्रमाणित करते हैं या उसके प्रमाण हैं। ठीक, पेट्रीफाइड फॉसिल्स में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पेट्रीफाइड का मतलब होता है टू मेकिंग ए स्टोन, मतलब जो आपके ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे वो पूरी तरीके से उनके अंदर जितना भी पार्ट था, क्योंकि जो बॉडी होती है वो हार्ड सब्सटेंस और सॉफ्ट सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, तो ये सब एक सेडिमेंट या रॉक में दब गया था, धंस गया था, जिससे ये नष्ट हो गया, पूरा पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। नाउ इट कन्वर्टेड टू स्टोन। ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट इनटू स्टोन, पत्थर के रूप में हो गया था। ठीक है, और धीरे धीरे इसमें फिर मिनरल का डिपोजिशन होता गया, फिर एक संरचना बना दी गई, तो उसी को हम कहते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल्स। ठीक, ये बहुत पहले की बात बताई जा रही, जब हजारों वर्ष पहले, जब तभी तो कहा जाता है डायनासोर कैसे, आपने देखा तो नहीं डायनासोर, लेकिन फॉसिल्स जो होते हैं उनकी बड़ी बड़ी हड्डियां मिली, उसके एक्सोस्केलेटन मिले, उसका स्कल मिला, तो वहां से ये समझ में आया कि इस तरह की संरचना कुछ पाई जाती थी। हमने देखा तो नहीं है कि डायनासोर कैसे दिखते, लेकिन ये फॉसिल्स की स्टडी से ही हमने ये जाना था। ठीक है, अब आते हैं मोल्ड एंड कॉस्ट फॉसिल्स। इसमें क्या होता है, इसको ठप्पा जीवाश्म भी कहते हैं। मोल्ड में क्या था, इसमें भी जो आपके जितने भी हार्ड पार्ट थे, जितने भी बॉडी के पार्ट थे ऑर्गेनिज्म के, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑल पार्ट्स आर डिकेड। ठीक, फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो
मिनरल्स होते हैं वो इसमें जमा होने लगते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर इनमें जो मेन कैविटी कुछ बनने लगती है तो उसे ही हम मोल्ड्स कहते हैं। और जब मिनरल्स इसमें जमा होने लगते हैं और एक संरचना का रूप दे देते हैं तो वो आपका कास्ट हो जाता है। ऐसे तो जब उसमें कुछ नहीं है, देयर इज नो मिनरल्स, तब हम उसे कहेंगे मोड्स। जब ये मिनरल से डिपॉजिट होने लगते हैं तो वो कास्ट कहलाते हैं। जैसे कोई फ्लावर ही है, ये संरचना है, जनरली एक इम्प्रेशन है, लेकिन जब इसमें मिनरल डिपॉजिट होने लगे, ये भर गई, तो एक यहाँ से कैविटी बनने लगती है, अच्छी तरीके से क्लियर दिखने लगता है। इसमें अगर मिनरल भर दिया जाएगा तो ये ऐसे आप लोग स्टैंप लगाते हैं, वो वाली जो मोहर आती थी पुरानी वाली, तो उस तरह का इंप्रेशन दे देता है। तो ये बता देगा कि आपके इंटरनल पार्ट क्या है, एक्सटर्नल पार्ट क्या है। जनरली ये आपकी फिजिकल अपीयरेंस की बाहर से जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे दिखता था, ठीक है, उसकी जो बाहर की संरचना है तो ये एक्सप्लेन करते थे कि वो किस तरह से दिखता है, उसका बिहेवियर कैसा था, उसकी संरचना कैसे थी। तो ये आपका मोड्स एंड कास्ट फॉसिल हो गया। फिर हम देखते हैं ट्रेसेस। ट्रेसेस मतलब हमने बताया था चिन्ह। चिन्ह में क्या क्या आता है, इसमें आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो उस टाइम पाए जाते थे उनके पैरों के निशान, जैसे इस तरह कहीं कहीं पैरों के निशान पाए जाते थे, और ये एक तरह से उसमें मिनरल और डिपॉजिट होने लगते थे तो एक पूरी तरीके से संरचना दे देती थी। जैसे आप मट्टी से अगर निकलते हैं गीली मिट्टी से, तो कुछ देर तक अगर उसको छोड़ दें धूप में तो उसमें आपके पैरों के निशान बन जाएंगे। तो उसी तरीके से ये चिन्ह बन गए थे और तब हमें पता चला था कि इतने बड़े पैर किसके हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया, ये प्रॉब्ली कहा गया कि ये जो प्रिमिटिव टाइम के जो एनिमल्स थे या प्लांट के पार्ट थे इस तरह से दिखते होंगे। फिर एक था कि कार्बन फिल्म्स। हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो कार्बन एटम से मिलकर बनी होती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। कभी कभी उस टाइम जो इसकी संरचना थी वो पूरी हूबहू रहती थी, डिस्टर्ब नहीं होती थी। तो जैसे लीफ है, लीफ में डिस्टर्बेंस नहीं होता था। तो कार्बन की जो स्ट्रक्चर था, इसका मटेरियल था, वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से खराब नहीं हुआ। तो ये पूरी इसकी मॉर्फोलॉजी को बता देता था कि ये किस तरह से दिखता है। कहीं कहीं ये सब फॉसिल्स है उसमें तो कहीं कुछ इंफॉर्मेशन पार्ट की आपको मिसिंग मिलेगी, लेकिन इसमें जब होती थी तो वो पूरा कंप्लीट डिटेल देता था, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फॉसिल्स हैं वो एक तरह से इंडिकेटर हैं किसके, जैव विकास के, कि किस तरह से पहले दिखता था और कैसे इसकी संरचना हो गई, ठीक, कैसे वो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक। अब हम एक और पॉइंट देख लेते हैं इसमें कि इसकी स्टडी से जीवाश्म की हमें क्या चीजें जानकारी मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसमें हमें पता चलता है कि इसकी जो एज कितनी है। जो एनिमल पाए गए या प्लांट पाए गए, उनके पार्ट पाए गए, वो डिटेक्टिंग दी एज। ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर देखा गया कि उस टाइम उस टाइप के ऑर्गेनिज्म थे लेकिन अब नहीं है, तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में पता लगाया गया। टू नो द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ
इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, ये उद्देश्य थे, या ये हमें इसका निष्कर्ष निकला इसके अध्ययन करने के बाद। विभिन्न जीवों की हमें एक्टिविटी की पता चला, स्ट्रक्चर पता चला, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म या जीव। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जनरली इस तरह से जो आपके फॉसिल्स थे उन्होंने जैव विकास को प्रमाणित किया कि ये पहले ऐसे जीव होंगे, फिर धीरे धीरे उनमें चेंज आता गया और इस तरह की संरचना बनी। मतलब ये एक तरह से संभावना व्यक्त की जाती है कि हाँ उस टाइम इस तरह दिखते थे, अगर ये नहीं होते तो हम कैसे बता देते कि इस तरह से हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो मान लीजिए एग्जाम में आता है जैव विकास के प्रमाण में, तो आप ये लिख सकते हैं, अगर उसको थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया फॉसिल्स क्या है तो वहाँ पे लिखा जा सकता है। और एक होता है फॉसिलाइजेशन या जीवाश्म कैसे बनता है, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं? फॉसिलाइजेशन प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें तो हो गई कि इससे हमें ये जानकारी मिलेगी, लेकिन ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी? कोई हमारे पास टेक्निक होनी चाहिए, तभी तो हम इसकी एज पता कर पाएंगे कि कैसे दिखेगा। तो जो डिटेक्टिंग दी एज ऑफ सेडिमेंट या रॉक बाय यूजिंग डिटेक्टिंग द एज ऑफ सेडिमेंट रॉक्स, मतलब चट्टानों की आयु को जब हम ज्ञात करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि उसमें जो ऑर्गेनिज्म पाए तो कितने साल पुराने हैं, ऐसे तो पता नहीं चल जाएगा। डिटेक्टिंग द एज ऑफ सेडिमेंट रॉक इज द कार्बन डेटिंग। ये एक टेक्निक होती है जिससे हम पुरानी चट्टानों की आयु को ज्ञात कर सकते हैं कि वो कितने साल, कितने हजारों साल पुरानी थे। ठीक है, डिटेक्टिंग द एज ऑफ सेडिमेंट रॉक। और जो जब रॉक की एज पता चल जाएगी तो हमें पता चल जाएगी वो आप में जो उसमें ऑर्गेनिज्म है या कोई पार्ट है वो कितने साल पुराना है। ठीक है, इस कार्बन डेटिंग में क्या होता है? जनरली इसमें C12 और C14 यूज किया जाता है। हम जानते हैं कि जो हमारे जीव है उसका शरीर कार्बन से मिलकर बना होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी का, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका। तो क्या होता है, कैसे ही पता चल जाता है, किस तरह की विधि होती है, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बन डेटिंग होता क्या है। ठीक है, हम जानते हैं कि कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, ये कार्बन 14 आया कहाँ से, पहले यही डिस्कस करेंगे। इतना जनरली हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाना था तो उसमें कार्बन 14 पाया जाता है। ठीक है, प्लांट क्या करते हैं? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और उन प्लांट से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका जीव है या जिराफ है, वो क्या करता है? किसी प्लांट को खाता है, किसी पेड़ से पत्तियों को खाता है, तो उसमें का कार्बन उसमें चला गया। ठीक है, वो एक तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल खा रहा है। तो क्या होता है, जब एक नाइट्रोजन होता है, इसका जो होता है N14, जब रेडिएशन होता है इट में भी, तो ये जो N14 है ये चेंज हो जाता है कार्बन 14 में।
जो इट इज हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, मतलब अस्थायी होता है, ये तुरंत चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो गया। फिर इसी की जो डिकेइंग नेचर है कि ये कितना तेज चेंज होता है, उसी का प्रयोग हम कार्बन डेटिंग में करते हैं। इसकी जो हाफ एज होती है उसको डिटेक्ट करते हैं कि कितनी जल्दी डिके करता है। मान लीजिए हम एक चार्ट बना देते हैं, जो तो कार्बन 12 का जो रेशियो है वो तो हमेशा सेम रहेगा, C12 जो है सभी ऑर्गेनिज्म में सेम रहेगा, लेकिन जो आपका C14 है वो चेंज होता है क्योंकि ये अनस्टेबल है। ये पहले यहाँ पे आया, फिर ये मान लीजिए ये हाफ आयु है, फिर 1/4, ये क्या होता है, फिर ये धीरे धीरे बहुत तेजी से डिके होता है। तो ये कार्बन 14 है, ये सेम है। तो जो इसकी डिकेइंग की कंडीशन है, तो वही का यूज करके हम बता सकते हैं कि आपके सेडिमेंट की या रॉक की एज कितनी है और उसमें पाए जाने वाले फॉसिल्स या इम्प्रेशन जो पहले के जीवों द्वारा बनाए गए थे वो कितने साल पुराने हैं। तो नाउ दिस इज द कार्बन डेटिंग। आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि जीवाश्म क्या है, पैलेंटोलॉजी क्या है, फॉसिलाइजेशन क्या होता है, उसके टाइप हमने देख लिया था, ठीक है, और हमने कार्बन डेटिंग किस तरह से होती है, क्या होता है, एक ब्रीफली जानना जरूरी था कि कार्बन डेटिंग होती क्या है। हम लोग सुनते हैं कि कार्बन डेटिंग से एज फाइंड आउट कर ली जाती है, तो आखिर कार्बन डेटिंग होता क्या है। तो यहाँ से थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल जितनी तेजी से वो डिके होता है, चेंज होने लगता है, घटता जाता है नाइट्रोजन में, तो ये शो करता है, मतलब जो रेशियो है कार्बन 14 और 12 और 14 का ही ये शो करता है उसकी जो हाफ आयु क्या है, हाफ पीरियड क्या है उस रॉक की, और वही बताती है उसकी कंप्लीट एज कि कितने हजार साल पुराना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।